डॉक्टर्स, आज आयुर्प्रेन्योर प्रीमियम प्रोग्राम में मैं आपको एक टॉपिक के साथ मिलता हूं। ये टॉपिक है कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में किन सब्जेक्ट को फर्स्टली फोकस में लेकर के आए। इसी चीज़ के आधार पर हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स के डिजीज़ को दोषों में, महाभूतों में, गुणों में डिवाइड कर पाते हैं। कौन सा रोग किस नाम से है, इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब तक कि आपको ये ना पता हो कि उस रोग में प्रधान दोष कौन सा दूषित है। और ये कब पता चलता है, जब आप उस दोष के लक्षणों को एक पेज पर राइट डाउन करते हैं, उन लक्षणों के अनुसार उसके गुणों को लिखते हैं और उन गुणों के समूह को आप दोषों में देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन सा दोष दूषित हो रहा है। अगर उस दोष की एक जगह पर अधिकता और आगे उसकी कमी दिखती है तो कहीं ना कहीं स्रोतो अवरोध देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं स्रोतो अवरोध देखने को मिलता है। और जहाँ पर स्रोतो अवरोध होता है वहाँ मोस्टली चांस होते हैं कि आम दोष के इकट्ठे होने के। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पर आपको शरीर क्रिया विज्ञान प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी, हाँ जी, शरीर क्रिया विज्ञान आयुर्वेद, ह्यूमन फिजियोलॉजी मॉडर्न साइंस, इन दोनों को आपको क्लियरली याद करके चलना है। क्या इसमें मुख्यतः आपको देखने हैं? आपको तीनों दोष आपको देखने हैं, वात पित्त कफ। फॉर एग्जाम्पल, वात का गुण है तत्र रूक्ष लघुसूतः खरः सूक्ष्मश्लो अनिलः। जब आप इन गुणों को देखेंगे, तत्र रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, ये गुणों को आप जब देखते हैं तो इन गुणों में से बहुत सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में हम देखें तो हमें वहाँ पर रूक्ष ड्राइनेस ज़्यादा देखने को मिलती है, हमें सूक्ष्मता देखने को मिलती है। हम यदि प्रतिलोम गति को देखना चाहें तो हमारी चल गति जो होती है वायु की, वो प्रतिलोम दिशा में हो जाती है, ऊपर की तरफ वायु हमारे जाने लगती है। इस प्रकार के कई गुणों को आप मैच करते हैं तो आपको पता चलता है कि वात दोष इसमें इन्वॉल्व है। वात मतलब वेदना, ये भी एक गुण होता है। तो जहाँ पर दर्द ज़्यादा महसूस होगा वहाँ वेदना होगी। पित्त मतलब शोथ, शोथ जहाँ पर होगा वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, मतलब वहाँ पित्त दोष दूषित होगा। तो इसी प्रकार से जहाँ गुणों में मंदता आने लगे तो वहाँ कफ का इन्वॉल्वमेंट होते हुए देखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको तीनों दोषों के मिनिमम गुण के बारे में जरूर याद होना चाहिए। आपका पहला होमवर्क मैं देता हूँ कि नेक्स्ट संडे को जब हमारी क्लास होगी तो आपको कम से कम तीनों दोषों के गुण याद होने चाहिए, तीनों दोषों के स्थान याद होने चाहिए, तीनों दोषों के कर्म याद होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको सप्त धातुओं के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है कि सप्त धातु से बनने वाले क्या अंग हैं और किस जगह पर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस प्रकार से आप शरीर क्रिया विज्ञान को पढ़ेंगे। अग्नि के महत्व को जरूर समझने की कोशिश करना। अग्नि के ऊपर मैं आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें महत्व बताया गया है। दूसरे नंबर पर आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। दोनों समझिए, शरीर रचना विज्ञान आयुर्वेद, शरीर रचना विज्ञान का मॉडर्न एनाटॉमी, ये दोनों आपको अच्छे तरीके से आने आवश्यक हैं। क्यों? शरीर रचना विज्ञान के हिसाब से आपको पता चलता है कि मर्म कहाँ पर है, स्रोतस क्या है और साथ में उन स्रोतस का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, फर्स्ट ईयर में हम इन सब्जेक्ट को नॉन क्लिनिकल मान के बड़े ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े नुकसानदायक हो जाते हैं और हमें आने वाले भविष्य में बड़ी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रख के चलना है कि हमें शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान को स्पेशली पढ़ना है। शरीर रचना विज्ञान में एक पॉइंट आता है, उसको जरूर आप देखना कि कौन सा अंग किस से बना है।
जैसे वृक्क है तो रक्त प्लस मेद से बना है, हृदय है तो रक्त प्लस कफसार से बना है, लिवर है रक्त धातु से बना है ना। हमारा फुफ्फुस यानी लंग्स हैं, ये हमारे किससे बने हैं आपका, ये चलो मैं बता देता हूँ, रक्त फेन से ये बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको इनके याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि जब आप इन अंग से संबंधित रोगों की चिकित्सा करते हैं तो आपको ये भी ध्यान करना होता है कि इसमें से कौन सी धातु का क्षय हुआ है, कौन सी धातु की वृद्धि हुई है। तो आपको स्पेशली इन चीज़ों पर फोकस करना होता है। धातुओं के बाद आपको उपधातुओं की अवस्था पर चलना है कि किस धातु से कौन सी उपधातु का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्तव क्षय की कंडीशन जब देखने को मिलती है तो मोस्टली लोग बाग रक्त धातु के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि स्तन्य और आर्तव रस धातु की उपधातु है, तो वहाँ पर हमें रस धातु पर ध्यान करना होता है कि रस धातु एक्चुअल में सही तरीके से परिणत हो रही है या नहीं हो रही है, रस धातु से आम निर्माण तो नहीं हो रहा है। जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ देखने में मिलता है। ठीक इसी प्रकार स्तन्य का स्राव ना होने पर, सही तरीके से ना आने पर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी रस धातु का हमें ध्यान करके चिकित्सा करनी होती है। ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए आपको सहायता मिल सके। फिर आता है हमारा द्रव्य गुण। देखिए द्रव्य गुण, जब आप शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको दोषों के गुणों का पता करना आपको आ जाता है, या गुणों से आपको दोषों को समझना आसान हो जाता है, और उससे आप किसी भी रोग के लक्षणों को समझते हुए उन दोषों के गुणों को समझ लेते हैं, तब जाकर के द्रव्य गुण का काम शुरू होता है। द्रव्य गुण में क्या बताया गया है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाहूँ, आपका डाइजेशन कैसा होता है, उस डाइजेशन के किस स्टेप के बाद किसका निर्माण होता है, किस स्टेप के बाद किस रस और किस विपाक और किस वीर्य का निर्माण होता है, ये सारी प्रोसेस हम द्रव्य गुण में देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जिस स्टेज से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पदार्थ गुजर रहा है, उस स्टेज पर उस पदार्थ के रस का क्या प्रभाव होगा, गुण का क्या प्रभाव होगा, उसके वीर्य का क्या प्रभाव होगा, विपाक का क्या प्रभाव होगा। तो इसी प्रकार से द्रव्य गुण के अंदर प्रत्येक द्रव्य के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव का वर्णन देखने में मिलता है, और हमें उसके अंदर प्रत्येक द्रव्य गुण के प्रत्येक पदार्थ के गुणों को स्पेशली पढ़ना होता है। वहाँ पर गुणवादी गुणों को आपको स्पेशली देखना है, साथ में आपको प्रत्येक द्रव्य के गुणों को समझते हुए चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि देखिए जब भी हम किसी रोग की चिकित्सा करते हैं तो उस चिकित्सा में हम उसके गुणों की ही चिकित्सा करते हैं। बढ़े हुए गुणों को कम करते हैं, कम हुए गुणों को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जब इस प्रकार से हम चिकित्सा करते हैं तो वो चिकित्सा फलदायी होती है और बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, और किसी भी रोग में हमें विजय प्राप्त करने में मदद करती है। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही दिशा देना चाहता हूँ कि हमें किन किन सब्जेक्ट्स को स्पेशली रीड करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप काय चिकित्सा समझेंगे, इसी के बेसिस पर आप चरक संहिता क्लिनिकल कंसेप्ट समझेंगे। रोगों पर तो बाद में पहुंचने की आवश्यकता है, पहले आपको दोष और गुणों को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए अगले लेक्चर में मैं फिर आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों का हमें प्रयोग करना है। धन्यवाद।